हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विघ्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पार्ट 2 को कवर करेंगे। बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो थी वो पार्ट 1 पे थी। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस या मैटर। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, डिटेल हमने स्टडी की थी। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मैटर। ठीक है, उसके साथ ही हम एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, लैटेंट हीट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। इसके बाद एक पार्ट 3 आएगी। पार्ट 3 में हम लोग न्यूमेरिकल्स या जो एक्सरसाइज में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि अगर एक मैटर पे, ठीक है, हम लोग एक्सटर्नली प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, क्या उसका फेज चेंज होगा या स्टेट उसका चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, यानी कि 3 फेजेस हैं। ठीक है, प्लाज्मा भी अदर फेज है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से अभी पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, अगर मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर को वेरी करता हूँ, क्या उसका इफेक्ट एक मैटर के स्टेट पे गिरेगा। ठीक है, वो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है क्या, या लिक्विड से गैस हो सकता है क्या, या रिवर्स हो सकता है क्या। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। हाँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट गिरता है मैटर के स्टेट के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करते हैं। यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। सो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, हाउ प्रेशर एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पहले इसको समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पे वो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो एक लिक्विड फॉर्म करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है? 1 atm। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल जो है वो प्रेशर की SI यूनिट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी मैं बताऊंगा फर्दर जब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, आप खाली इतना जानो कि 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स होता है। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइस। ठीक है, आइस अभी कौन से स्टेट में है? सॉलिड। ठीक है, आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 273.15 और 273 केल्विन। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो एक लिक्विड को फॉर्म करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होकर वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्यों? सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स उसके रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, सो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब क्या? सपोज हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सो जब एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो मेल्ट होता है इसका मतलब क्या? जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूटने लगा है या कम होने लगा है। सो मेल्टिंग पॉइंट एक इंडिकेशन है कि वो पार्टिकल
के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। एक और चीज क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूज हो रहा है आइस को, सपोज हम लोग एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आइस फ्यूज होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है जिसको हम वाटर बोलते हैं। और आइस कब मेल्ट होता है, द मिनिमम टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है, सॉलिड से लिक्विड बना ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। सो इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एक स्टेट को चेंज करने में। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं और हम लैटेंट हीट के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। चलिए इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना लिया है। डायग्राम इतनी अच्छी आई नहीं है, फिर भी हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंड है, एक आयरन स्टैंड है। यहाँ पे मैंने थर्मोमीटर को इसमें फिक्स कर लिया है, ठीक है। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने आइस को ले लिया है। क्यों, हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या गिरता है एक सॉलिड फेज से वो एक लिक्विड फेज को कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो मेल्ट हो रहा है। सो एक बीकर के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया है आइस, ठीक है। एक ग्लास टायरर ले लिया है, हम उसको कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे। थर्मोमीटर ले लिया है कि हमको यहाँ पे चेक करना है कि आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है कांस्टेंट। इसको हमने एक स्टैंड पे रख दिया है, ठीक है। ये एक स्टैंड है और नीचे एक बर्नर है। यहाँ पे हम फ्लेम या हीट एनर्जी यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना सेटअप है, ठीक है, सिंपल सा सेटअप है। सो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जब हम यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, सो बीकर यहाँ पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। बीकर से हीट एनर्जी किसको मिलती है, आइस क्यूब्स को मिलती है। सो आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फेज चेंज होता है। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ, फेज चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो फेज चेंज है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मतलब क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर डज द हीट एनर्जी गो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हम लोग तो अभी हीट एनर्जी नीचे से अप्लाई कर रहे हैं, अभी 0 डिग्री पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर ये टेम्परेचर इस पे जो दिखा रहा है थर्मोमीटर पे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, लेकिन हम तो हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम जितनी भी हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो जा रही है, ठीक है, कंज्यूम हो जा रही है। और टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रह रहा है और ये सारी हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है फॉर चेंजिंग द फेज, ठीक है। सो द हीट इज यूज्ड अप फॉर फेज चेंज एंड ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, एक सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा पार्टिकल्स के बीच में। सो जब हम हीट अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है डेफिनेटली, और उसका फेज क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, वो लिक्विड फेज में आ रहा है। सो लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज लेस। सो लेकिन यहाँ पे जो हीट है, हमारा टेम्परेचर यहाँ पे रह गया कांस्टेंट और ये हीट यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, लेकिन वो चीज़ हमको दिखती नहीं है, वो हिडन है। उसी हीट को, जो हीट यहाँ पे हमारी कंज्यूम हो रही है फेज चेंज करने के लिए, उस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, ठीक है। वही जो हीट है, हीट एनर्जी, वो हिडन है, छुपी हुई है, उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन क्यों बोला गया, मैंने अभी बोला था कि फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, जब कन्वर्शन हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैटेंट, मतलब फ्यूजन। सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू इट्स लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, किसकी, आइस की,
ठीक है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक यहाँ पे है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल यानी कि 1 atm, ठीक है। सो प्रेशर और टेम्परेचर हमने देख लिया, तो यहाँ पे कितनी हीट रिक्वायर हो रही है 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने में टू इट्स लिक्विड स्टेट। हमने यहाँ पे सॉलिड क्या लिया है आइस, आइस से मेल्ट होकर क्या बनेगा वाटर। सो द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of solid to its liquid state at atmospheric pressure and melting point is known as the latent heat of fusion. So ice के लिए latent heat of fusion की वैल्यू होती है 334 किलो जूल पर केजी, ठीक है। यूनिट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो 334 किलो जूल पर केजी और 0.334 किलो जूल पर ग्राम, इतनी उसकी वैल्यू है। सो इसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जाना और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में जाना। चलिए अब हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अभी हमने स्टडी किया रिगार्डिंग दी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ही स्टडी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होकर वेपर स्टेट में, ठीक है, या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे वाटर लिया जाए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हमने पहले बताया था, जैसा कि हमने स्टडी किया था कि वाटर के लिए, ठीक है, आइस के लिए जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। अभी वाटर आ गया, वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 373 केल्विन, ठीक है। सो अभी इसको इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जब वहाँ पे फ्यूजन हुआ था यानी कि मेल्टिंग, सो वहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉइलिंग हो रहा है। सो यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम लोग स्टडी करेंगे। क्यों? बॉइलिंग होने से ही लिक्विड स्टेट से ये वेपर स्टेट में जा रहा है, तो चेंज ऑफ फेज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम लोग स्टडी करेंगे। सिमिलरली सेम सेटअप हमने यहाँ पे ले लिया है। एक बर्नर है, बर्नर से हम लोग बीकर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। बीकर के अंदर यहाँ पे वाटर ले लिया है, ठीक है। थर्मोमीटर को हमने यहाँ पे पाइवोट स्टैंड में फिक्स कर लिया है ताकि हम जो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे सो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब तक ये वाटर बॉयल होता रहेगा वेपर्स क्रिएट होते रहेंगे और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। सो यहाँ पे जो हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ पे कंज्यूम हो रही है? फेस चेंज करने के लिए। यहाँ पे क्या फेस चेंज हो रहा है? यहाँ पे लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज हो रहा है, ये वेपर्स में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड into its gaseous state at atmospheric pressure and its boiling point, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझते हैं, यानी कि लैटेंट हीट क्या हो गया कि वो हीट जिसको कंज्यूम करके ये फेस चेंज करेगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई भी हम लोग फ्लूइड या कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, उसका जो फेस चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड चाहिए फॉर 1 kg ऑफ लिक्विड, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स गैसियस स्टेट, वही इसकी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी फॉर वाटर, ठीक है। वाटर को जब हम लोग यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग होगी, वेपर्स क्रिएट होंगे, जो फेस चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे वाटर के केस में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है 2230 किलो जूल पर केजी।
सो इसको हम लिख सकते हैं 2.230 किलो जूल पर ग्राम। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। ये सारे यूनिट कन्वर्शन जितने भी हैं बाद में हम डिटेल स्टडी में इसको देखेंगे। सो यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझा। अगर मेल्टिंग हो रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज आएगा। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग अगर हो रहा है तो लिक्विड से ये वेपर्स क्रिएट कर रहा है या गैसियस स्टेट में जा रहा है। सो यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू थी 334 किलो जूल पर केजी फॉर आइस एंड वाटर, ठीक है। अभी जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर के केस में, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2230 किलो जूल पर केजी। मतलब क्या, इसी लैटेंट हीट को ये गेन करके फेज चेंज करेगा फॉर 1 kg ऑफ दैट लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। चलिए जानते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, सब्लिमेशन के बारे में हम जानेंगे। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है फेज चेंज में, वो है सब्लिमेशन का, ठीक है। अभी जब बॉइलिंग हो रहा था तो लिक्विड से वो वेपर हो रहा था, ठीक है। जब मेल्टिंग हो रहा है फेज चेंज में, वो सॉलिड से मेल्ट होकर एक लिक्विड बन रहा है। लेकिन सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फेज में वो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई लिक्विड फेज नहीं आएगा, ठीक है। सो सब्लिमेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड फेज टू गैसियस फेज डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू दी लिक्विड फेज, ठीक है। सो जब हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक फेज चेंज होगा, एक सॉलिड, ठीक है, वो डायरेक्टली गैसियस फेज में चला जा रहा है, वो लिक्विड फेज के थ्रू नहीं जा रहा है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी हम देख सकते हैं कि वो गैसियस फेज से डायरेक्टली सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सब्लिमेशन बोलते हैं, अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस या वेपर को वो कन्वर्ट हो जा रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, वो सब्लिमेशन हो गया। सिमिलरली वही जो गैसेस या वेपर स्टेट में है, वहाँ से डायरेक्टली वो सॉलिडिफाइड हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, उसको हम लोग डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। सो कॉमन लाइफ में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपने देखा होगा कपूर, ठीक है, कैम्फर, घर में हम लोग कपड़ों में देते हैं, ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स, और सपोज देखा जाए तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये सारे सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं। इन सब में जब हम लोग टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फेज चेंज इसमें होता है, ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो कपूर, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, या अमोनियम क्लोराइड, दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स विच फॉलो द सब्लिमेशन प्रोसेस एंड फॉर द फेज चेंज, ठीक है। इसको एक डायग्राम की मदद से यहाँ पे समझ लेते हैं। एक बर्नर ले लिया है, एक स्टैंड के ऊपर एक चाइना डिश ले लिया है, ठीक है, और एक फनल को यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा कर दिया है, इन्वर्टेड फनल, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्ट कर लिया है। उसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड को प्लेस किया है, ठीक है। जब हमने अमोनियम क्लोराइड को इसके अंदर प्लेस किया, आप इसके जगह पे कपूर भी ले सकते हो, ठीक है, कैम्फर ले सकते हो। सपोज जब हम बर्नर से हीट अप्लाई कर रहे हैं, वो हीट चाइना डिश को जाती है, और चाइना डिश से हीट किसको जाती है? अमोनियम क्लोराइड को। सो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे डायरेक्टली वेपर को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फनल जब हमने उल्टा कर दिया है, इसके अंदर से वेपर बाहर ना चले जाएं, उसीलिए यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया गया है। सो इसके अंदर आप वेपर को फील कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। जब रिवर्स प्रोसेस होगा, जब इसमें कूलिंग होगा, डायरेक्टली ये वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट से ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा और फनल के दीवार पर ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिक्विड फेज नहीं है, डायरेक्टली ये सॉलिड से गैसियस फेज में जा रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, जो कि सब्लिमेशन हुआ, ठीक है। सॉलिड से ये गैस या वेपर बन जा रहा है, और ये गैस से जब ये बनेगा सॉलिड, ठीक है, ऑन कूलिंग दैट विल बी डिपोजिशन, ठीक है। सो सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में
हमारे वहाँ पे लैटेंट हीट होता था, ठीक है। लैटेंट हीट वही हीट है जो जिसको गेन करके फेज चेंज होता था फॉर 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस। सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी तरह से लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। सो लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास, ठीक है, कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है, कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, ठीक है, उसका फेज चेंज होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो फेज चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए, ठीक है, जितना हीट एनर्जी चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स गैसियस फेज, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो ये होता है लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो चलिए अब पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर। सो हम लोगों ने स्टडी किया कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कैसे फेज चेंज होता है। अभी स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर में चेंज होता है क्या फेज चेंज हो सकता है? ऑब्वियसली यस। चलिए उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक पिस्टन और सिलेंडर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इनिशियली सपोज सिलेंडर के अंदर यहाँ पे गैस है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। अभी जब इसको हम कंप्रेस करते हैं सो ये लिक्विड हो जाता है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली उसमें क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हम लोग गैस को इतना कंप्रेस करते हैं कि हम लोग उसको लिक्विड फेज में ले आते हैं, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, ठीक है। जब वो लिक्विड को कन्वर्ट हो जाता है, जो इंटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये थोड़ा डेंस हो जाएगा। जब डेंस हो जाएगा ये कम वॉल्यूम लेगा, ठीक है। जब हमने इसको कंप्रेस किया, ये इतने वॉल्यूम में ये कंप्रेस हो गया फॉर द सेम मास, ठीक है। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जा रहा है, ठीक है। अब ये इतने वॉल्यूम में आके ये लिक्विड फेज को चला गया है। फर्दर जब हम लिक्विड को कंप्रेस करेंगे वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। देख सकते हो सपोज हमने इसको यहाँ पे कंप्रेस किया, ये लिक्विड स्टेट में आया। फर्दर उसके बाद जब हम इस पिस्टन सिलेंडर कॉम्बिनेशन में जब पिस्टन को हम लोग पुश करेंगे, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ पे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग गैस को, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके रखते हैं। हमारा ये इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, वेल्डिंग के केस में यूज़ होता है और हॉस्पिटल के फील्ड में भी यूज़ होता है, ठीक है। जो हॉस्पिटल लाइन में हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है। और एलपीजी तो हमारे घर में आता है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें हम लोग गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड फेज में ले आते हैं। और सीएनजी, आजकल तो सारे मॉडर्न व्हीकल्स में सीएनजी भी आने लगा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी में क्या किया जाता है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके कम जगह में रखा जाता है, पोर्टेबल बनाया जाता है ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए जाएं। सो प्रेशर का हमने पढ़ा कि चेंज इन प्रेशर से क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जो फेज चेंज होता है, गैस को हम लोग लिक्विड कर सकते हैं और लिक्विड से सॉलिडिफाई कर सकते हैं। रिवर्स भी होता है, जब हमारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा वो सॉलिड से लिक्विड होगा या लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि हमारे घर में सिलेंडर यूज़ होता है, सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब हम लोग रेगुलेटर ऑन करते हैं प्रेशर रिलीज होता है, वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है सो वो लिक्विड गैस के फॉर्म में हम लोग बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। सो हमने यहाँ पे स्टडी किया द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द मैटर। सो बच्चों आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है एवापोरेशन के रिलेटेड, ठीक है। एवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है। सो एवापोरेशन हम लोग क्या जानते हैं, एक सरफेस फेनोमेनन है जिसमें कि एक लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर को एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स
बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि सपोज हम नेचुरली देखते हैं कि रिवर्स है, ओशंस है, सी है, ठीक है, ये सब में जो वाटर का जो सरफेस है वहाँ से ये वाटर वेपर्स को क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, सो वो जो प्रोसेस है वो एवापोरेशन प्रोसेस है। ठीक है, एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी भी सरफेस पर एवापोरेशन होता है तो वहाँ पे कूलिंग का एक एहसास होता है, एक ठंडक का एक एहसास होता है। ऐसा क्यों? सपोज मैंने अभी एक टी शर्ट पहनी है एंड आई एम स्वेटिंग अ लॉट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जब सपोज मैं अभी एक एनवायरनमेंट में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एवापोरेशन होता है। जब एवापोरेशन होता है सो जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स को जब फेस चेंज करना होगा, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स वेपर कैसे बनेंगे? वो कहीं से एक हीट को लेगा। ठीक है, ये टी शर्ट मेरे अभी बॉडी से चिपका हुआ है। ठीक है, सो अभी आई एम स्वेटिंग अ लॉट, सो ये जो स्वेट्स है ये वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा? ये मेरा जो बॉडी का सरफेस है यहाँ से एक हीट को लेगा। वो कौन सा हीट है? लैटेंट हीट को वो गेन करेगा। जब वो सरफेस से हीट को गेन करता है वो लिक्विड से वेपर फेज में चला जाता है और जो मेरा ये बॉडी का सरफेस है उसमें एक कूलिंग का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का सरफेस है वहाँ से हीट एनर्जी लूज होती है। ठीक है, सो एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। वाई? बिकॉज फ्रॉम द सरफेस from where the evaporation occurs, ठीक है, from the surface the heat energy is utilized by the liquid particles to convert into the vapors। ठीक है, so that's why evaporation always causes कूलिंग। नेक्स्ट चीज क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। ठीक है, पहले जानते हैं सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा। मैं एक ग्लास के अंदर सपोज पानी को रखता हूँ, उसमें जितना एवापोरेशन होगा उसी वाटर को अगर मैं थाली में डाल के लेके सनलाइट में रखता हूँ तो एवापोरेशन बढ़ेगा। क्यों? सरफेस एरिया उस केस में इंक्रीज हो रहा है। सो नंबर 1 में क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक्सपोज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन। सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज क्या है? टेम्परेचर। डेफिनेटली टेम्परेचर अगर बढ़ेगा सो एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट चीज है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी क्या है? ये मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, हमें गर्मी क्यों लगती है या पसीना आता है या चिपचिप लगता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे चांदीपुर बीच के पास रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो ऑलरेडी एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, अगर मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज़्यादा है तो एवापोरेशन डेफिनेटली कम होगा। अगर एयर ड्राई रहेगा सो सरफेस से एवापोरेशन ज़्यादा रहेगा। क्यों? अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एयर एक सैचुरेशन लिमिट तक ही एयर को मतलब वेपर्स को गेन करेगा। ठीक है, अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम है तो डेफिनेटली एवापोरेशन बढ़ेगा। सो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, अगर बढ़ती है तो एवापोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर कम है तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है क्या? विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे अफेक्ट करती है? सपोज अभी एक एयर है, एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अगर ज़्यादा ज़ोर से विंड चल रहा है, विंड स्पीड ज़्यादा है तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट एयर में होता है वो मॉइस्चर कंटेंट दैट विल बी ब्लोन अवे। ठीक है, वो एयर उस मॉइस्चर कंटेंट को उड़ा के ले जाएगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट को एयर उड़ाकर ले जा रहा है तो एयर में मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, यानी कि एयर की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो एवापोरेशन बढ़ेगा। सो विंड स्पीड अगर बढ़ता है तो एवापोरेशन इंक्रीज करता है। सो आज की वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। एवापोरेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स, लैटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया। इसकी एक पार्ट 3 आएगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 2 पार्ट में इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका एक पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में आई विल कवर द न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। डेफिनेटली वी विल डू आवर बेस्ट फॉर यू गाइज।